हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजेंस। इसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फेजेंस डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉस्फेजेंस स्टार्ट किया था। ये क्या फॉस्फेजेंस क्या होते हैं और इनकी प्रेपरेशन मेथड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फेजेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मींस इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, अगर हम इसके साइक्लिक ट्राइमर की बात करें, साइक्लिक ट्राइमर जो कि कॉमनली स्टडीड है, थोरोली स्टडीड है, कौन सा है? ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, जिसको हम NPCl2 थ्राइस इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका टेट्रामर जो है वो भी काफ़ी थोरोली स्टडीड है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसके साइक्लिक ट्राइमर को। तो अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ट्राइमर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस और टेट्रामर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 123.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स इसका ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें वो भी क्या है, टेट्रामर का ज़्यादा होता है। टेट्रामर का कितना होता है? 328.5 डिग्री सेल्सियस एंड ट्राइमर का होता है 256 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर सोल्युबिलिटी की बात करें हम तो जो ट्राइमर है वो इजीली सोल्यूबल होता है, रेडिली सोल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एट्सेट्रा। ठीक है, और टेट्रामर की बात करें तो इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इट हैज़ लो सोल्युबिलिटी। इन्हीं सॉल्वेंट्स के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। सोल्युबिलिटी, लो सोल्युबिलिटी होती है टेट्रामर की। ठीक है, अब अगर इनको हीट कर दें हम, ऑन हीटिंग, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अगर हम पॉलीफॉस्फेजेंस को हीट करते हैं तो हमें एक इलास्टोमेरिक मटेरियल मिलता है, पॉलीफॉस्फेजेंस। ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट कितना करते हैं? अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर रखते हैं अगर हम 150 to 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इस टेम्परेचर रेंज में रख के इनको हीट करते हैं तो हमें एक इलास्टोमेरिक या रबर लाइक सब्सटेंस मिलता है, मटेरियल मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक रबर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इनऑर्गेनिक रबर बोलते हैं। अब अगर पॉलीफॉस्फेजेंस को हम ज़्यादा ही हीट कर देते हैं, जैसे साइक्लिक ट्राइमर के एग्जांपल लेती हूँ मैं, ज़्यादा हीट मीन्स टेम्परेचर मोर देन 300, जैसे 350 रख लें अगर हम टेम्परेचर। साइक्लिक ट्राइमर है, जैसे हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में होता है ये, तो इस केस में क्या हो जाता है? डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगी और लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अगर हम हीट करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये हमारा बन जाएगा, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं किस फॉर्म में इनके जो प्रेपरेशन मेथड्स थे सेम वही, उनमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, ये सेम वही हैं। अगर आपने वहाँ पे कर ली हैं तो आप इजीली इनको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप अभी उनको देख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, और पॉलीफॉस्फेजेंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करती हैं।
तो इनमें जो हमारा क्लोरीन एटम अटैच्ड है फॉस्फोरस एटम के साथ वो काफ़ी रिएक्टिव होता है और मोनोवेलेंट है, तो इसको कोई भी मोनोवेलेंट ग्रुप जो है वो इजीली रिप्लेस कर सकता है। जैसे फ्लोरो ग्रुप हो गए, ब्रोमो, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OR, SH, SR, SCN, NH2, NR2, तो मोनोवेलेंट ग्रुप जो हैं वो इजीली इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये है हमारे पास साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है, ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें जैसे मैंने आपको जब प्रिपरेशन मेथड्स में बताया था तो हमने यहाँ पे लिखा था RONA, ठीक है, सोडियम सोल्ट था। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आपको कुछ नहीं करना, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, क्लोराइड क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, ये ब्रेक किया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव पोर्शन बच गया, मोनोवेलेंट पोर्शन बच गया, ये क्लोराइड की जगह पे अटैच हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं OR, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, R जो है, R को मेंशन कर दिया है मिथाइल। ठीक है, R हमने यहाँ पे क्या रख लिया है, मिथाइल ग्रुप, तो OR की जगह पे यहाँ मैं लिख देती हूँ OMe। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स लिए, 6 NaCl निकल जाएंगे और ये हम अटैच कर देते हैं यहाँ पे OMe। तो ये क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे ही सोडियम थायोसाइनेट हम ले रहे हैं, इसके साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसको भी आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। सोडियम मेटल साथ में लगे हुए हैं, मीन्स पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम मेटल होगी, SCN नेगेटिव पार्ट होगा। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 6 NaCl निकल जाएंगे, 6 यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, और ये मोनोवेलेंट पार्ट जो है वो क्लोराइड की जगह पे फिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या अटैच होगा, SCN। हर एक सारे जो क्लोरो ग्रुप हैं, क्लोरीन एटम हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय मोनोवेलेंट एटम। जैसे यहाँ पर आ गया SCN, SCN। ठीक है, ऐसे ही पिप्रिडीन के साथ भी हम रिएक्शन शो कर सकते हैं। पिप्रिडीन का क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो C5H10NH। ठीक है, जैसे मैंने आपको अमोनोलाइसिस में अमोनिया के साथ रिएक्शन करी थी, जब हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन के साथ भी मैंने आपको करके बताई थी। तो सेम ऐसे ही इसको देखो 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और H जो है एज ए प्रोटोन। ठीक है, ये Cl के साथ कंबाइन करेगा और -HCl, 6 मॉलिक्यूल्स ये निकल जाएंगे। इसके भी हमें 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या अटैच होगा फिर, NC5H10। ठीक है, प्रोटोन तो रिमूव हो गया, NC5H10, C5H10, C5H10, सॉरी विजिबल नहीं है, अब ठीक है। ऐसे ही ये भी हमने प्रिपरेशन मेथड्स में किया था। जो फ्लोराइड्स बनाते हैं हम, ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक या फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स प्रिपेयर करते हैं, तब हम पोटाशियम फ्लोरोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा के फ्लोराइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या निकलता है, इसमें माइनस निकल जाता है KCl, पॉजिटिव पार्ट ये है, साथ में निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और F जो है वो क्लोरीन एटम को रिप्लेस कर देता है। तो ये यहाँ पर फ्लोरीन जो है इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी शो कर सकते हैं। उसमें R ग्रुप जो होगा वो अटैच हो जाएगा, वो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन एटम्स को। अब इसमें नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। H2O है, H2O को आप कैसे लिख सकते हो, HOH,
इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं हम। H जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, OH जो है OH नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा हुआ नहीं है, अभी लिख देती हूँ मैं। ये क्या है, Cl 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 Cl। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके -6HCl हो जाएगा। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो Cl नेगेटिव की जगह पे क्लोरीन एटम की जगह पे अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं OH OH ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इस वजह से ये आइसोमेरिक चेंज होता है इसमें। ये इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है, ये जो सपोज़ ये मैंने इस तरह से दिखा सकते हैं हम। OH बॉन्ड को ओपन कर दिया मैंने, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये H जो है एज ए H पॉजिटिव यहाँ से हट जाएगा और फिर फर्दर ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा। सभी ग्रुप्स में ये जो रिएक्शन है इस तरह से आइसोमेरिक चेंज रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, P पहले हम इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या हुआ, ये OH एज इट इज़ है OH। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन रिमूव हो गया है और सिर्फ क्या बच गई है, ऑक्सीजन। और एक बॉन्ड यहाँ पर था, एक और शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था बट अब सिंगल बॉन्ड हो गया है और इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई है। तो सेम इसमें सबके साथ चेंज होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको OH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H अटैच हो गया, OH डबल बॉन्ड O और ये H अटैच हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्राई मेटा इमिडो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ट्राई मेटा अमीडो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, वो भी सेम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें डील करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही स्टेप्स होंगे। जैसे देखो साइक्लिक टाइमर है, अमोनिया ऐड किया तो सिंपली अमोनिया को हम कैसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, इस तरह से लिख सकते हैं। H पॉजिटिव जो है Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 6 HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा NH2। ऐसे लिख देती हूँ मैं एक बार ओपन अप करके NH2। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ओपन अप करके लिख रही हूँ। यहाँ पे हम NH2 नेगेटिव पार्ट हमारा ये है NH2 ये हो जाएगा। ये तब होगा जब अमोनिया हम यहाँ पर एक्सेस में नहीं ले रहे होंगे, सारी क्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और NH2 ग्रुप जो है इनकी जगह पे फिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब अगर अमोनिया को हम एक्सेस में ले लें, ठीक है, अगर एक्सेस में अमोनिया ले लेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, ये फर्दर जो है इसमें हम हीट करेंगे। अगर हम एक्सेस में अमोनिया लेते हैं तो हमें फॉस्फोरस नाइट्राइड मिलता है इस रिएक्शन में। हीट किया हमने तो इसमें फर्दर अमोनिया निकलेगा। अमोनिया कैसे निकलेगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये कैसे निकल जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, NH2 1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव क्या बन गया, अमोनिया बन गया फिर से। तो ये अमोनिया निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H पॉजिटिव निकला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, NH2 नेगेटिव निकला और ये दोनों कंबाइन होकर अमोनिया बन गया और ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा।
अब ये सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कितने अमोनिया मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, फिर 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पहले से था, और ये है NH, इसके साथ अब एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर N, फिर P, यहाँ पे सेम फिर से यही चेंजेस होंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, NH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से NH, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोस्फेम, ठीक है, फोस्फेम। इसको फर्दर हीट करेंगे अगर, और भी अगर अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है तो हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम देखते हैं P3N6H3, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा, N कितने रह जाएंगे, N5P3H3, ये निकल गया है, तो ये बन गया हमारे पास P3N5, और इसको ही हम बोलते हैं फोस्फोरस नाइट्राइड, ठीक है। अगर हम अमोनिया एक्सेस में नहीं लेते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, बट अगर हम अमोनिया एक्सेस में ले रहे हैं तो हमें फोस्फोरस नाइट्राइड मिलेगा एंड में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजीन्स, या फिर नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। ट्राइफॉस्फेजीन, इसमें स्पेशली जो मैंने अभी भी बताया था कि थोरोली स्टडीड है, वो कौन सा फॉस्फेजीन है, साइक्लिक ट्राइमर, जो कि है ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, NPCl2, ठीक है, NPCl2 थ्राइस, NPCl2 4, ठीक है। ये जो है थोरोली स्टडीड है। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तक मोनोमर और डाइमर तो नोन नहीं है। जो ट्राइमर है ये एक्चुअल में प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर शो करता है, प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बट ये जो टेट्रामर है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, मीन्स प्लेनर नहीं होगी। जैसे हमने स्टडी कर रखी है चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन, ऐसे ही ये भी चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन शो कर सकता है, ठीक है। जैसे ट्राइमर की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हमने काफ़ी बार ड्रॉ करी है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। यहाँ पर P से स्टार्ट कर लो चाहे N से स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। बस आपको सब्स्टिट्यूएंट सही जगह लगाने हैं, फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड हैं तो फॉस्फोरस के साथ ही लगाने हैं। तो ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। ये बॉन्ड यहाँ दिखाओ या यहाँ दिखाओ, एक ही बात है। N P N P, ठीक है। यहाँ पर था, यहाँ पर भी शो कर सकते हैं हम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक ट्राइमर की। अब अगर हम इसकी एक स्ट्रक्चर जैसे पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है इसकी, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। Cl Cl N, नाइट्रोजन एटम, phosphorus atom and attached chlorine atoms। इस तरह से हम, ये इसकी एक स्ट्रक्चर है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर मैं इसको x बोलूँ, मीन्स ये नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, प्लेनरिटी जो है वो रिमूव होती जाएगी, लेस होती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होती है, प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होती है, बट ये क्या है, इससे मोर फ्लेक्सिबल है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन भी शो कर सकती हैं। तो ऐसे ही फर्दर ये नंबर 5 होगा, 6 होगा,
तो ये जो क्या है, प्लेनर नहीं होंगे, फर्दर जो फॉस्फोनाइट्राइल्स होंगे, साइक्लोफॉस्फेजीन्स होंगे। अब एक्चुअल में इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, ये जो है अभी तक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। बट जितना भी इसमें डिस्कवरी हुई है, जो भी नोन फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजीन्स, इसमें देखो रिपीटिंग यूनिट क्या है, चाहे वो साइक्लिक फॉस्फेजीन हो या फिर लीनियर चेन फॉस्फेजीन हो, जो हमारा रिपीटिंग यूनिट है इनमें वो क्या है, ये है, ठीक है। तो अब देखो इसमें नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अब अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें, आपको पता है पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। नाइट्रोजन, इस तरफ लिख रही हूँ मैं नाइट्रोजन के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और फॉस्फोरस के 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने दोनों के पास, दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज़ हो रहा है, एक नाइट्रोजन का, एक फॉस्फोरस का। 2 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो रहे हैं फॉर सिग्मा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर सिग्मा बॉन्ड, एंड इसमें से 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं फॉर सिग्मा बॉन्ड। अगर हम इनको इस तरह से शो करें, या फिर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, ठीक है। ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स, हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, और भी सिंपल लिखें तो अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जो नॉन बॉन्डिंग में होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेफ्ट है, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास लेफ्ट है। अब माना यह जाता है सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करके बन गए हैं, बट जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बच गया है वो और फॉस्फोरस का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे और पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, PN NP, सॉरी N आएगा P, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये है, ये इस तरह से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बट एक्सरे स्टडीज़ क्या कहती हैं, एक्सरे स्टडीज़ ये कहती हैं जो ऑब्ज़र्व किया गया, जैसे ये बॉन्ड एंगल है NPN बॉन्ड एंगल, ये होता है इसमें 118.4 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 108 डिग्री, एंड ये PNP बॉन्ड एंगल ये होता है 121.6 डिग्री। अगर बात करें बॉन्ड लेंथ की तो ये जो PN बॉन्ड लेंथ है ये होती है 158 पिकोमीटर, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इस फॉर्म में भी दिखा सकते हो, इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करनी है तो। अब देखो मैं बता रही थी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़। अब अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होती है जैसे अभी हमने बताया, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगी,
बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर सारे कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन होती हैं और कार्बन कार्बन के पी ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब तो ये उसके जैसी हो गई। अगर हमें बेंजीन या फिर कोई और अगर ऑर्गेनिक पाई सिस्टम है, एरोमेटिक पाई सिस्टम है, सिग्मा पाई सिस्टम है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट को तो सिमिलर आना चाहिए। बट एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से हमें पता लगा कि एक तो फॉस्फाजिन रिंग्स एंड चेन्स हैं, ये ज़्यादा स्टेबल हैं उनसे, ठीक है। और अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करें तो वो इक्वल रहती हैं जब तक कि फॉस्फोरस पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड ना हो। फिर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है, 158 पिकोमीटर, जो कि जनरली सिंगल बॉन्ड के लिए पी एन बॉन्ड के लिए 180 पिकोमीटर होती है, जो कि काफ़ी लेस है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है एन पी एन बॉन्ड एंगल जो है 118.4 डिग्री होता है और पी एन पी बॉन्ड एंगल जो है वो 121.6 डिग्री होता है। तो ये एक्चुअल में 120 से लेके 148.6 डिग्री के बीच में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ये नाइट्रोजन है, इस तरह से अगर मैं लिख दूँ, ये क्या है, वीकली बेसिक होता है। वीकली बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और बेस क्या होते हैं ये हमने बहुत अच्छे तरह से स्टडी कर रखा है, एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे, ठीक है। तो जो उसमें से एक डेफिनेशन ये है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है वो बेस होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, ये इसकी प्रोटोनेशन हो सकता है, H पॉजिटिव इससे अटैच हो सकता है। और वो इंक्रीज हो जाती है किस केस में, अगर यहाँ पर फॉस्फोरस से जो अटैच्ड मॉलिक्यूल हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इन बॉन्ड्स की बॉन्ड्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, जिसकी वजह से ईजिली प्रोटोनेटेड होगा और इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी हम स्पेक्ट्रल इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात करें, उनका रिज़ल्ट जो होगा स्पेक्ट्रा का वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ऑर्गेनिक एरोमेटिक सिस्टम्स के जैसे इनको हम इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली। तो मीन्स जैसे हम सोच रहे थे कि इसका जो पीजेड में इलेक्ट्रॉन है और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इतना सिंपल ये नहीं है। इसमें पी पाई बॉन्डिंग के अलावा कुछ और ही है, ठीक है। वो क्या है वो हमें बताया, बहुत सारे मॉडल्स आए इसके लिए, क्रेग एंड पेडोक एंड डेवार एंड कोवर्कर्स, उनका मॉडल जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। उनके जो बेसिक अजम्पशंस हैं वो क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे दिखा सकते हैं हम, नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड फॉस्फोरस जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। नाइट्रोजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p3, हम इस तरह से शो कर सकते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1, ये 2p सबशेल है, ये 2s सबशेल है। इसी तरह से फॉस्फोरस की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3s2 3p2 सॉरी 3p3, ये होती है ग्राउंड स्टेट में। बट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, 3s2 3s1 3p3 3d1, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन में 1s and 2p ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s and 3 ये जो है हाइब्रिडाइज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब देखो इसमें जो है सिग्मा फ्रेमवर्क में, पहले हम सिग्मा फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। सिग्मा फ्रेमवर्क में क्या यूज़ हो रहे हैं, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। जो लोन पेयर है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, नॉन बॉन्डिंग में कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, और इसके अलावा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सपोज हम इसको मान लेते हैं ये pz ऑर्बिटल है, ठीक है, pz ऑर्बिटल। ऐसे ही फॉस्फोरस के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन सा है ये, 3d ऑर्बिटल, 3d सबशेल में है। ऑर्बिटल कौन सा है हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि इनकी सबकी एनर्जी सेम है, डी जनरेट है 5d ऑर्बिटल्स, तो ये कहीं भी लाई कर सकता है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी बॉन्डिंग की, पॉसिबिलिटीज़ देखो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड और फॉस्फोरस के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब 3 में से एक तो क्या रह गया, इसमें नॉन बॉन्डिंग में आ गया, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग। 2 जो हैं वो यूज़ हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, यही डिस्कस कर रहे हैं हम। इसको हम इस तरह से, और एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड भी है इसके पास, pz अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इस तरह से शो कर सकते हैं हम इसको। ये अनहाइब्रिडाइज्ड को मैं रेड पेन से बना देती हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो है 3 एंड ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 तो ये 2 जो हैं ये सिग्मा फ्रेमवर्क में यूज़ हो रहे हैं, और हम इस तरह से शो कर सकते हैं NPN सिग्मा फ्रेमवर्क की बात करें हम अभी सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2 बॉन्ड और होंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो फर्दर बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंपली सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, सॉरी साइक्लिक ट्राइमर लिख देती हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोराइड शो नहीं कर रखा है। साइक्लिक ट्राइमर ऑफ फॉस्फाजिन। अब सिग्मा फ्रेमवर्क हो गया। पाई बॉन्ड का क्या, पाई बॉन्ड कैसे बनता है आखिर, पी पाई बॉन्डिंग लग नहीं रही है, तो कौन सी बॉन्डिंग है। तो अब देखो जैसे हमने इसमें देखा था, जो मैंने यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड बनाया है, ये कहाँ प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल में। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है जो, और फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसका मतलब इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, पी पाई बॉन्डिंग से नहीं, बल्कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से। ये बताया डेवार एंड कोवर्कर्स ने, ठीक है।
अब ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे बन सकता है, ये मैं आपको भी बताती हूँ डिटेल में। ये देखो, जैसे फर्स्ट केस होगा हमारा, ये डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई बोलो, ठीक है। ये बॉन्डिंग हो सकती है पी जेड ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड डी एक्स जेड ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है। तो इसको इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर रखा है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हैं और ये हमारा डी एक्स जेड ऑर्बिटल है ऑफ फॉस्फोरस एटम। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो सकती है और इसको हम बोलेंगे पाई इंटरेक्शन, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको हीट्रोमॉर्फिक बॉन्डिंग बोल सकते हैं, हीट्रोमॉर्फिक बॉन्डिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्यूडो एरोमेटिक पाई सिस्टम, स्यूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर सिंपली पाई बॉन्डिंग, पाई इंटरेक्शन पाई बॉन्डिंग। कितने नाम हो गए? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग तो है ही, पाई इंटरेक्शन या पाई बॉन्डिंग, हीट्रोमॉर्फिक बॉन्डिंग, स्यूडो एरोमेटिक बॉन्डिंग, स्यूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये तो किस केस में है, वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल और इसका डी एक्स जेड ऑर्बिटल, ठीक है। तब तो ये है। अब अगर जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जो, वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। और वो कहाँ डोनेट कर सकता है? जो फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, जो हमने अभी ड्रॉ करके देखे थे, ठीक है, वहाँ पर ये इनको डोनेट कर सकता है। ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही डोनेट कर सकता है, मीन्स डी एक्स वाई या फिर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। और उसकी वजह से क्या बनेगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या है ये? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये है डी एक्स वाई ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है इसमें। और इस बॉन्डिंग को हम बोलेंगे पाई डैश इंटरेक्शन या पाई डैश बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ये पाई बॉन्डिंग थी, ये पाई डैश इंटरेक्शन या पाई डैश बॉन्डिंग है, ठीक है। ऐसे ही सेम ये मैंने किस में दिखा रखा है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है फॉस्फोरस का, और ये है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह से इन दोनों में डोनेट कर सकता है। अब देखो ये क्या हो रही है, इन एक्स वाई प्लेन में हो रही है इंटरेक्शन, तो हम इसको बोल सकते हैं इन प्लेन इंटरेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? हम इसको एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, रेड पेन से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं पाई डैश इंटरेक्शन पाई डैश बॉन्डिंग। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें क्या है, 2 टाइप की बॉन्डिंग हो गई है। ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन जो बॉन्डिंग है उसको हम कह रहे हैं हीट्रोमॉर्फिक बॉन्डिंग। और ये जो है ये इन प्लेन बॉन्डिंग है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या फिर पाई डैश बॉन्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो डेवार एंड कोवर्कर ने और क्या कहा, उन्होंने कहा जब डी एक्स जेड के साथ ओवरलैपिंग हो सकती है तो डी वाई जेड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस के साथ भी ओवरलैपिंग हो सकती है, क्योंकि ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं? इस तरह से शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी पाई इंटरेक्शन बोलेंगे इसको भी हम। किस किस में हो रही है? पी जेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर है? दोनों में सेम है। डी एक्स जेड ऑर्बिटल था यहाँ पे डी वाई जेड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए। अब
इसको तो हमने हेटेरोमॉर्फिक बॉन्डिंग बोला था, बट इस बॉन्डिंग को हम पाई इंटरेक्शन पाई बॉन्डिंग तो बोलेंगे ही। इसके साथ ही इसको हम होमोमॉर्फिक बॉन्डिंग बोलते हैं। होमोमॉर्फिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो साइंस हैं ये सेम है, बट इसमें जो है साइंस मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। इनकी वजह से लोब भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर। अब फर्दर डिवार एंड कोरकर ने एक बात और कही, ये तो ठीक है, अभी का ये दोनों जब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन दोनों की कैपेबिलिटी है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज होके दो नए ऑर्बिटल बना देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या कहा उसने? dxz एंड dyz, ये क्या कर जाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड टू गिव टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, या तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड, जिनकी डायरेक्शन कैसे होगी? विच आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है टुवार्ड्स एडजेसेंट एटम होगी P, एंड सेम वही हमें ट्राइंबर बनाना है, फिर से इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज होके ये इस तरह से लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। इस मॉडल को हम बोलते हैं आइसलैंड मॉडल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम इसको थ्री सेंटर आइसलैंड मॉडल भी बोल सकते हैं, सिंपली आइसलैंड भी, और थ्री सेंटर आइसलैंड ऑफ पाई बॉन्डिंग इन, सॉरी विजिबल नहीं है, ये देखो, NpCl2 थ्राइस, यहाँ पर जो है नोड लाई करेगी, ठीक है। ये था सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजिन। अब देखो, इसके अलावा ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो dz² ऑर्बिटल बच गया है, जो बॉन्डिंग में फ़िलहाल हमने नहीं डिस्कस किया फॉस्फोरस एटम का, वो फर्दर एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है किसके साथ? जो फॉस्फोरस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनके एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है, क्लियर है। एक बार बिल्कुल सम अप करते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग होगी सिंपली, ठीक है, फर्स्ट होगा सिग्मा फ्रेमवर्क, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी एंड फॉस्फोरस जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इसके बाद पाई बॉन्डिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोमॉर्फिक बॉन्डिंग होगी, p पाई d पाई टाइप की बॉन्डिंग होगी। इसमें नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है वो dxz ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। यहाँ पर साइन का मिसमैच होता है, इसकी वजह से लोब प्रेजेंट होती हैं। सेकंड, लोन पेयर के डोनेशन की वजह से होता है। जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन जो है डोनेट कर सकता है फॉस्फोरस के dxy या फिर dx² - y² ऑर्बिटल में, ठीक है। इसको हम पाई डैश इंटरेक्शन, पाई डैश बॉन्डिंग जो कि इनप्लेन होती है बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये dyz के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, और उसकी वजह से भी इसको भी हम पाई इंटरेक्शन बोलेंगे और इसको होमोमॉर्फिक बॉन्डिंग बोलेंगे। इससे नेक्स्ट था आइसलैंड मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वल पार्टिसिपेशन की वजह से होता है। dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस की वजह से किसके साथ ओवरलैप करते हैं? ये विद pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी वजह से थ्री सेंटर आइसलैंड मॉडल बनता है। तो ये थी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फॉस्फोजीन्स में। इसके बाद है इनके यूजेस।
यूजेस में इनके ये जो है एज रिजिड प्लास्टिक भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि फाइबर्स की फॉर्म में वाटरप्रूफ होते हैं, ये फायर प्रूफ भी होते हैं। ऑयल्स, पेट्रोल एंड अदर सॉल्वेंट्स का भी इनके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स। एंड देखो यहाँ पर हमने बात की थी रिजिड प्लास्टिक की फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की फॉर्म में भी यूज़ हो सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट हैं, एज ए रिजिड प्लास्टिक भी यूज़ हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक भी, जैसे कि गास्केट्स बनाने में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी जो है लोअर टेम्परेचर पे भी ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेते हैं, जैसे सिलिकॉन्स में हमने स्टडी किया था। इसके अलावा इनकी जो थिन फिल्म्स होती हैं, जैसे पॉलीअमीनो फोस्फाजीन है एक पॉलीमर इनका, ये जो है यूज़ होता है टू कवर सीवियर बर्न्स। अगर कोई बॉडी पार्ट जल जाता है, कोई सीरियस वाउंड है, घाव है, तो इनको कवर करने के लिए इनकी थिन फिल्म जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो बॉडी से जब चोट लगती है तो कुछ फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड को ये फ्लूइड का लॉस होने से रोक लेते हैं और जर्म्स को भी दूर रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।